हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का अध्याय 1, या फिर विज्ञान की अगर शुरू से बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्टों में बांटा गया है। अगर विज्ञान से बात करेंगे तो यह अध्याय 6 है। जीव विज्ञान से बात करेंगे तो जीव विज्ञान का पहला ही अध्याय है जैव प्रक्रियाएं, या फिर जैव प्रक्रम नाम दिया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो पूरा एक ही वीडियो में पूरा मैं टॉपिक कवर करवा दूंगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, पूरा नोट्स है, आपका ये लिखित नोट्स है। इस नोट्स को चाहिए तो कमेंट कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, सर्च करेंगे एसकेएम स्टडी, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा एसकेएम स्टडी इंस्टाग्राम आईडी है, एसकेएम स्टडी। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, वहां पे बात करके नोट्स ले सकते हैं फ्री में, बिना किसी पैसे की। तो देख सकते हैं वीडियो लंबा होगा, बट पूरा नोट से देख सकते हैं एक अच्छे से लिखा हुआ। और अगर बोर्ड एग्जाम तैयारी करते हैं तो पूरा रिवाइज हो जाएगा और याद करके जाएगा, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। और ऐसा नोट्स आपको यूट्यूब पर कभी नहीं मिला है, ना मिलेगा। पहली बार आपको इस मॉडल में आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आप दबा के शेयर, दबा के लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 है। बायोलॉजी बात करें तो क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो उन सभी प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। अब आता है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं होती हैं, यह जैव में भी होती हैं। तो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जो जीवों में रासायनिक अभिक्रिया होती है उसी को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है, अपचयी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। और दूसरी होती है उपचयी क्रिया या फिर अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो सबसे पहले अपचयी क्रियाएं होती हैं, क्या कहते हैं, इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटते हैं, जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं। यानी कि जब जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटे, या जिन क्रिया के द्वारा जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटे, उसे हम लोग अपचयी क्रिया कहते हैं। उपचय क्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें सरल कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। यानी कि सरल कार्बनिक अणु जटिल कार्बनिक अणु बन जाते हैं, अपने संश्लेषण होता है, उसे उपचय क्रिया कहते हैं, जैसे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण। अब आता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। ये पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जो जीव होते हैं उनके द्वारा भोजन या पोषक तत्व क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब आपका आता है कि पोषण की आवश्यकता, यानी जो पोषण है इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी आखिरकार इसकी आवश्यकता। तो पहला है ऊर्जा का स्रोत, यानी कि पोषण से हमें ऊर्जा का स्रोत मिलती है, यानी कि यह ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। दूसरा, पोषण द्वारा शारीरिक वृद्धि होती है, यानी कि भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है। तीसरा, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी कि नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा मतलब कि संतुलित भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। अब आता है भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व, यानी कि भोजन से क्या क्या ऐसे तत्व होते हैं जो कि प्राप्त होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल भोजन के
मुख्य घटक होते हैं। यानी कि जो भोजन के मुख्य घटक क्या होते हैं, भोजन से क्या क्या मिलते हैं, तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है, वसा भी प्राप्त होता है, प्रोटीन्स भी, विटामिन्स भी, खनिज, लवण तथा जल भोजन के मुख्य क्या होते हैं, घटक होते हैं। अब आपका आता है पोषण के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण हमारे पहला इसमें होता है आपका स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिक CO2 तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखें तो कुछ जीवाणु तथा हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल वाष्प को लेके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस प्रक्रम में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, यानी स्वपोषण में निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्या क्या, पहली होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। तीसरा होता है CO2 तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का संश्लेषण। अब दूसरा आता है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या होता है, इसमें जीव ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप में पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। ये जीव विषम पोषी कहलाते हैं। सभी जंतु व फफूंद विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी जंतु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, शाकाहारी। दूसरा क्या होता है, मांसाहारी। तीसरा क्या होता है, अपमार्जक। और चौथा क्या होता है, चौथा जो होता है वो आपका होता है परजीवी। चौथा क्या होता है, परजीवी। अब आता है मनुष्य की आहार नाल में पाचन, यानी मनुष्य जो होता है उसकी आहार नाल में पाचन कैसे होता है। तो मनुष्य आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला मुख गुहा में पाचन। अगर आपको इसका फिगर जाए तो आप बना लीजिएगा। तो मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। लार में टायलिन या सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है और भोजन लेई सा होकर ग्रसनी के निगल द्वार तथा ग्रास नली में से होकर अंत में आमाशय में पहुंचता है। मनुष्य में या मनुष्य के दोनों जबड़ों में 32 दांत पाए जाते हैं, जिनके प्रकार एवं कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या होता है, कृतंग। कृतंग क्या है, भोजन को कुतरना तथा काटना। दूसरा रदनक, यह भोजन को चीरना तथा फाड़ना। और तीसरा क्या होता है, प्रचवर्णक, तो भोजन को चबाना। और फिर क्या होता है, चवर्णक, यानी भोजन को पीसना। अगर देखें तो दंत सूत्र होता है। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, तो होता है I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/8 × 2। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 32। ये मनुष्य का दंत सूत्र है, इसको आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ना समझाए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको अलग से आपको समझा दूंगा। दूसरा आता है ग्रसनी तथा ग्रास नली। तो मनुष्य गुहा या मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाती है, जो श्वास नली तथा ग्रास नली में खुलती है। श्वास नली पर उपस्थि का बना एपिलॉन्टिस होता है, जो भोजन को निगलते समय ग्लॉटिस को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। और ग्रसनी 25 सेंटीमीटर लंबी एवं सकरी नलिका में खुलती है, जो भोजन को आमाशय में पहुंचाता है। फिर आता है आमाशय में पाचन। ये आमाशय में पाचन क्या होता है, तो आमाशय में भोजन क्रमांक कुंचन गति द्वारा पेशा जाता है। साथ ही जठर ग्रंथियों द्वारा से निकला जठर रस इनमें मिलता है। जठर रस HCl के अतिरिक्त
प्रोपेस्प्रिन तथा प्रोरेनिन नामक प्रोएंजाइम्स होते हैं। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, अब आपके ऊपर है कि आप लिखते हैं नहीं, समझ पाते नहीं। पहला फिर आता है ग्रहणी में पाचन। तो ग्रहणी में कायम में पहले पित्त रस तथा बाद में अग्न्यासिक रस मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और इनमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। पहला क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। शेष अधपचे भोजन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में बदलना ही क्या कहलाता है, ट्रिप्सिन। दूसरा क्या होता है, एमाइलोप्सिन। तो विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। कौन बदलता है, एमाइलोप्सिन। ठीक है। फिर है यहाँ पे स्टीएप्सिन। तो स्टीएप्सिन क्या होता है, स्टीएप्सिन क्या होता है, तो वसाओं पर क्रिया करके उन्हें वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना स्टीएप्सिन का कार्य होता है। शेष पाचक की क्रिया क्षुदांत्र में पूरा किया जाता है। अब आता है क्षुदांत्र में पाचन। तो क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है, इसमें आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है और इनमें कई एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन ये शेष प्रोटीन तथा उनके अवयवों को एमिनो अम्ल में बदलता है। दूसरा क्या होता है, माल्टेज तथा लैक्टेज। तो ये विभिन्न शर्कराओं को ग्लूकोज में बदलते हैं। तीसरा क्या होता है, लाइपेज। शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में लाइपेज बदलते हैं। अब आता है छोटी आंत में पाचन। तो यह 3 भागों में बटा होता है। जो छोटी आंत में पाचन होता है तो यह हमारे 3 भागों में बंटकर छोटी आंत में पाचन होता है। चलिए देख लेते हैं किसमें किसमें। पहला भाग आमाशय के साथ यू बनाता है, उसे ग्रहणी कहते हैं। दूसरा मध्य भाग मध्यांत्र कहलाता है और अंतिम भाग श्वेतांत्र कहलाता है। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होने पर पचा हुआ भोजन छोटी आंत के पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पोषक पदार्थ रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचता है। अगला है बड़ी आंत या बृहदांत्र। तो बृहदांत्र की लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में 3 भागों में बांटा गया है। जो बड़ी आंत होती है इसमें 3 भागों में बांटा गया है बड़ी आंत को। पहला भाग सीकम कहलाता है, जिससे 9 सेंटीमीटर लंबी सक्रिय बंद नलिका जुड़ी होती है, जिसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। दूसरा भाग 3 इंच चौड़ी नलिका के आकार का होता है, जो कोलन कहलाता है। और बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम कहलाता है। यह अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। अब आपका आता है मनुष्य में पाचक ग्रंथियाँ, यानी मनुष्य में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कई पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं, जैसे लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय, जठर रस ग्रंथियाँ, आंतरिक ग्रंथियाँ मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ हैं। फिर इसमें पहला आपका आता है लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, तो ये मुख में एक तरल व चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसे लार कहते हैं। लार में उपस्थित टाइलिन अथवा सैलाइवरी एंजाइम भोजन को पचाने में सहायक करती है। और मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी, पहली होती है कर्णमूल ग्रंथियाँ, दूसरी होती है अधोटनु ग्रंथियाँ और जो चौथी होती है अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। तो पहली होती है कर्णमूल ग्रंथियाँ। तो कर्णमूल ग्रंथियाँ क्या होती है, ये कर्ण पल्लवों के नीचे
स्थित होती हैं। दूसरी होती है अधोनी ग्रंथियाँ, तो ये हमारी क्या होती है, निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती हैं। और हमारी तीसरी होती है अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, तो ये जीभ के नीचे स्थित होती है। अब दूसरा आता है यकृत। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत में एक शैली लटकी होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत कोशिकाओं से स्रावित पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है और आवश्यकता अनुसार भोजन के पाचन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अब आता है यकृत के कार्य, यानी कि यकृत के क्या क्या कार्य हैं। तो यकृत कोशिकाएं पित्त रस का स्राव करती हैं जो वसा के पाचन में आवश्यक है। दूसरा, यकृत का क्या कार्य होता है, रुधिर में उपस्थित आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को यकृत ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है। तीसरा आता है शरीर की आवश्यकता के अनुसार यकृत प्रोटीन व वसा से ग्लूकोज का निर्माण करता है। और फिर इसका क्या कार्य होता है, यकृत शरीर के कुल रुधिर का 1/3 रुधिर संचित करता है। यह विषैले पदार्थों का विष हरण करता है। कौन, यकृत। तीसरा पॉइंट आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य पत्ती के आकार की गुलाबी चपटी कोमल ग्रंथि स्थित होती है जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय देखें तो अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इनमें या इसमें से एक बहिस्राव भाग होता है जो अग्नाशयिक रस स्रावित करता है, जबकि दूसरा अंतःस्रावी भाग होता है जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। अब आता है आपका अग्नाशय के कार्य, यानी कि अग्नाशय के क्या क्या कार्य हैं। तो अग्नाशयी रस का स्राव, सबसे पहला देखिए तो अग्नाशयी रस का स्राव करता है कौन, अग्नाशय। तो अग्नाशय की कोशिकाओं ने अग्नाशयी रस स्रावित किया करती हैं जिनमें या जिसमें काइमोटिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइगेज नामक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में सहायक होते हैं। दूसरा होता है हार्मोन्स तथा श्रावण। तो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं जो ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है। चौथा होता है जठर ग्रंथियां। तो आमाशय की श्लेष्मक कला गाढ़े चिपचिपे श्लेष का स्राव करती हैं। आमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं जिसमें HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन तथा रेनिन दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। HCl भोजन के साथ आमाशय में आए हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं को भी क्या करता है, नष्ट करता है। पांचवा आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक ग्रंथियां। ये आंतरिक ग्रंथियां क्या होती हैं, तो छोटी आंत की श्लेष्म कला में लीवर कुहन की दरारें स्थित होती हैं। इनसे एक रस का स्राव होता है जिसे आंतरिक रस कहते हैं। इस रस में कई पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा का पाचन करते हैं। और यहाँ पे आप मनुष्य में फेफड़ों की संरचना अगर देखना है तो आप बना सकते हैं कि मनुष्य में फेफड़ों की संरचना कैसे होती है। ठीक है, अगर आपको चाहे तो ये बना लीजिएगा। ये हमारा स्वरयंत्र है, ये वायुनाल है, और ये हमारा उपस्थिति की छल्ले हैं, अस्थि की क्या है, छल्ले हैं, अस्थि ये है, और ये है उपनलिकाएं हैं। ये हमारी क्या है, उपनलिकाएं हैं, या फिर कोई हम लोग, ठीक है ना। और ये हमारा श्वास नली है। अगला है आपका यहाँ पे मनुष्य का स्वतंत्र तंत्र, यानी मनुष्य का श्वसन तंत्र देखे तो कैसा होता है, या फिर उसके बारे में जाने। हर एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरा पॉइंट को पढ़ के ही आपको यूपी बोर्ड एग्जाम या फिर MP बोर्ड एग्जाम या बिहार बोर्ड एग्जाम कोई भी देके जाना है। तो यहाँ पे है
श्वसन की क्रियाओं में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा मुक्त होती है। प्रत्येक जीव श्वसन के द्वारा खाद्य पदार्थों के अवयवों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने और शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए प्राणियों में आवश्यक श्वसन अंग होते हैं जो मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला है श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूह में बांटते हैं। पहला क्या है, सहायक श्वसन अंग, और दूसरा है मुख्य श्वसन अंग। तो सहायक श्वसन अंग देखें तो नासिका, नासामार्ग, स्वर यंत्र या कंठ व श्वसन नली, ये जो होते हैं हमारे सहायक श्वसन अंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरे होते हैं मुख्य श्वसन अंग। तो मुख्य श्वसन अंग में क्या आता है, आपका फेफड़ा आता है। अगला है यहाँ पे नासिका एवं नासामार्ग। तो चेहरे पर स्थित नासिका दो बाह्य छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासामार्ग का अगला भाग रोमों व श्लेष्मक कला से ढका रहता है, जिससे श्राविश्लेष इसे नम बनाए रखता है और श्वास के साथ वायु में उपस्थित धूल के कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण श्लेष्म में चिपक कर व रोमों में अटक कर इसी भाग में रह जाते हैं और स्वच्छ वायु फेफड़े में पहुंचती है। अगला आता है कंठ या स्वर यंत्र। ये कंठ या स्वर यंत्र क्या होते हैं, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो स्वर यंत्र कई उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। एक छोटे से बॉक्स के समान संरचना होती है। यह अंदर से श्लेष्मक झिल्ली से ढका रहता है। इसका गुहा कंठकोश कहलाती है। अब आती है श्वास नली। तो यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है। वक्ष में पहुंचकर यह दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में फेफड़ों के वायुकोशों में समाप्त होती है। अब आता है फेफड़े। तो एक जोड़ी फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये गहरे कत्थई स्लेटी रंग के स्पंजी तथा लचीले अंग हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा 3 पिंडों का तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों का बना होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं, जो कि फुफ्फुस गुहा में भरा लसदार तरल पदार्थ चोट तथा झटकों से फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। फेफड़ों में उपस्थित असंख्य वायुकोशों के कारण फेफड़ों की आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। फेफड़ों के श्वसनियों वायुकोशों, कूपिकाओं एवं रुधिर कोशिकाओं का जाल बना होता है। अगला आता है आपका श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर, यानी कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला और दूसरा, एक तरफ हम लोग श्वासोच्छ्वास और दूसरा श्वसन लिखेंगे। तो यह क्रिया कोशिकाओं से बाहर होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह केवल भौतिक क्रिया है, यह जैव रासायनिक क्रिया है। इस क्रिया में विकरों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विकरों की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आता है परिवहन या संवहन।
ये परिवहन या संवहन क्या है? तो रुधिर परिवहन तंत्र के अंतर्गत हृदय रुधिर वाहिनियां आती हैं। हृदय धमनियों द्वारा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है और अंगों से वापस शिराओं द्वारा एकत्र करता है। अब आता है आपका हृदय यानी कि हार्ट। ये हृदय क्या होता है? हृदय रुधिर परिवहन तंत्र का केंद्रीय भाग है जो दृढ़ पेशियों का बना तथा शंख के आकार का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा और अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है या चौड़ा होता है। हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं और इसके मध्य भरा तरल हृदय को नम बनाए रखता है तथा स्पंदन के समय बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। अब आपका आता है हृदय की आंतरिक संरचना। तो हृदय 4 कक्षीय रचना है जिसके ऊपर वाले चौड़े भाग को आलिंद तथा निचले शंख रूपी भाग को निलय कहते हैं। ये दोनों भाग एक पट द्वारा दाएं व बाएं आलिंद व निलय में विभाजित होते हैं। 2 अग्र महाशिराएं शरीर के अगले भाग से एवं पश्च महाशिरा शरीर के पिछले भाग से अशुद्ध रुधिर लाकर दाएं आलिंद में खुलती हैं। दायां तथा बायां आलिंद अपनी अपनी ओर से निलय में आलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलती हैं। दाएं आलिंद निलय छिद्र पर एक त्रिवलन कपाल लगा होता है और बाएं आलिंद निलय पर भी एक हमारा क्या होता है? द्विवलन कपाल लगा होता है। दाएं निलय से एक मोटी नलिका पल्मोनरी आयोटी निकलती है जब 2 पाल्मोनरी धमनियों में बढ़ जाती है और अशुद्ध रुधिर को ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़ों में ले जाती है। बाएं आलिंद से दैहिक महाधमनी निकलती है जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है या फिर ले जाने का क्या करती है? कार्य करती है। अब आती है धमनी और शिरा में अंतर, यानी धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो सबसे पहले देखते हैं धमनियां। तो हृदय से रुधिर धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। अगला पॉइंट, इनकी गुहा में कपाट नहीं होता। और चौथा पॉइंट, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर से सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। अब आती हैं शिराएं। तो ऊतक में बहुत सी कोशिकाओं के जुड़ने से शिराएं बनती है। ये ऊतक से अशुद्ध रुधिर को वापस हृदय में पहुंचाती हैं और शिराओं की भित्ति का पेशी स्तर बहुत पतला होता है। इनकी गुहा में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाल लगे होते हैं जिससे रुधिर का बहाव समान गति से होता है। अब आपका आता है रुधिर। बोले तो ब्लड। ये रुधिर या फिर ब्लड क्या होता है? तो रुधिर सरल ऊतक है। यह जल से थोड़ा अधिक श्यान हल्का क्षारी जिसका रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.4 होता है तथा स्वाद में नमकीन होता है। मतलब स्वाद अगर चख के इसको बताएंगे तो नमकीन जैसा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसत मात्रा लगभग 5 लीटर होती है जो शरीर के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाए जाने वाले कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अब पहला आता है इसमें प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारी एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर के लगभग 55% भाग का निर्माण करता है। इसमें लगभग 90% जल तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। प्लाज्मा देखें तो यह शरीर में पानी की मात्रा तथा ताप को नियंत्रित करता है। दूसरा है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। ये रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु क्या होती हैं?
रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स। तो पहला है उसमें हम लोग जानेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। ये लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? तो यह कशेरुकी जंतु में पाई जाती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन संवहन के लिए हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले ऊतक हृदय के संपर्क में आने पर वह पुनः ऑक्सीजन धन हीमोग्लोबिन में विघटित हो जाता है। दूसरा है आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? तो ये केंद्रक युक्त, रंगहीन तथा अमीबा के समान अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये रुधिर कोशिकाओं से बाहर आधार ऊतक द्रव्य में पहुंच जाती हैं। ये रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों से बचाव करती हैं। अतः इन्हें शरीर का प्रहरी या सैनिक भी कहा जाता है। इनकी संख्या देखें तो 6000 से 10,000 प्रति घन मिली होती है। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इनकी बनावट उभयोत्तल तस्तरी नुमा होती है। किसकी? रुधिर प्लेटलेट्स की। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिली होती है। अब आपका आता है पादपों में आंतरिक परिवहन। ये पादपों में आंतरिक परिवहन क्या है? तो जड़ के मूलरोमों द्वारा अवशोषित जल व उनमें घुले लवणों तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में पादप परिवहन तंत्र होता है, जो 2 प्रकार की वाहिकाओं द्वारा बना होता है। पहला क्या है? जाइलम वाहिकाएं, दूसरा है फ्लोएम वाहिकाएं। तो जाइलम वाहिकाएं क्या होती हैं? पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करती हैं। कौन? जाइलम वाहिकाएं। दूसरा फ्लोएम वाहिकाएं पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन करती हैं। अब आपका आता है पादपों में जल का अवशोषण। तो पौधों में जल परिवहन या जल अवशोषण निम्नलिखित पदों द्वारा होता है, पदों में होता है। पहला, मूलरोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो भूमि से जल का अवशोषण मूलरोमों के द्वारा होता है। मूलरोम कोशिका जल के निकट संपर्क में रहते हैं, जिससे कोशिका द्रव्य का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा आता है जल में पानी का संवहन। तो जल के मूलरोमों में प्रवेश करने के बाद स्फीति दाब बढ़ जाता है। जल की एकत्रित होने से कॉर्टेक्स की कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, जिससे जल जाइलम वाहिका में चला जाता है। अब आपका आता है मूल दाब। तो मूल दाब वह दाब जो जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका में एकत्रित जल जाइलम वाहिका में पहुंचने के साथ ही तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। चौथा आपका आता है पौधों में जल का स्थानांतरण या वृक्षारोपण। तो पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल या उनमें घुले खनिज लवणों को जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। डिक्सन एवं जाली ने बताया कि ऊंचे वृक्षों में रसारोहण निम्न कारणों से ही संभव होता है। किससे? पहला होता है ससंजक बल द्वारा। तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधों के कारण उत्पन्न आकर्षण को ससंजन कहते हैं। दूसरा होता है असंजक बल। तो जाइलम वाहिकाओं की भित्तियों व जल के अणुओं के मध्य आकर्षण के कारण जल के स्तंभ का टूटना नहीं हो पाता। तीसरा होता है वाष्पोत्सर्जनाकर्षण। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों के
स्टोमेटा से जल का वाष्पन होता है। अब आपका आता है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जित तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। अब आती है आपकी वृक्क की संरचना। तो मनुष्य में वृक्क गहरे लाल रंग का सेम के बीज के आकार का होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की भीतरी किनारा धंसा हुआ तथा बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है। इस धंसे हुए स्थान को जाइलम कहते हैं और यहाँ से मूत्र नलिका निकलती है। वृक्क की आंतरिक संरचना से स्पष्ट है कि वृक्क के भीतरे धंसे हुए किनारे के मध्य में कीप के आकार की खोखली संरचना होती है जो सक्रिय होकर मूत्र नलिका का निर्माण करती है और इसे ही पेल्विस कहते हैं। वृक्क का शेष भाग ठोस होता है और यह 2 भागों में बटा होता है। पहली बाहरी हल्के बैंगनी रंग का परिधीय भाग और दूसरा भीतरी गहरे रंग का केंद्रीय भाग। और फिर आता है आपका जो हेडिंग आती है नेफ्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है नेफ्रॉन और इसको आप लोग पढ़ के तब जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला यहाँ पे है प्रत्येक वृक्क नलिका एक लंबी एवं अत्यधिक कुंडलित नलिका है जो 2 मुख्य भाग हैं। पहली है मिल्पीघी कोष, तो इसके 2 भाग हैं और इसमें पेलिमुआ संरचना, बोमैन संपुट तथा इसकी गुहा में रक्त कोशिकाओं से बना कोशिका गुच्छ होता है। और दूसरी क्या होती है स्त्रावी नलिका। तो बोमैन संपुट के अतिरिक्त वृक्क नलिका का शेष भाग स्रावी नलिका कहलाता है। यह समीप कुंडलित नलिका, हेलने लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका में बटी होती है। वृक्क नलिका का अंतिम भाग संग्रह नलिका में खुलता है और बोमैन संपुट में परानिसंदन द्वारा रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ व जल पृथक हो जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है। अगर आपको बनाना है तो इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, नीचे ऊपर दोनों हम लोग कर दे रहे हैं, इसको देख के आप बना लीजिए। देखा मेरा काम है रिटन नोट्स देना, हैंड रिटन नोट्स देना और इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक भी आपका बचेगा नहीं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपका आता है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, यानी जो मूत्र निर्माण क्रियाविधि कैसे होती है। तो वृक्क नलिकाओं द्वारा मूत्र निर्माण में निम्नलिखित 3 प्रक्रिया होती है। पहला होता है परानिस्यंदन। तो कोशिका गुच्छ में अभिवाही धमनिका की जो शाखा आती है उन कोशिकाओं की पतली दीवारों से रुधिर का प्लाज्मा छनकर बोमैन संपुट में आ जाता है और यह क्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। दूसरा आता है चयनात्मक पुनरावशोषण। तो नली के अंदर आए हुए नेफ्रिक निस्यंदक से भोजन आदि स्रावी नलिका व कोशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रुधिर में आ जाता है तथा कुछ जल भी वापस रुधिर में आ जाता है। यह क्रिया चयनात्मक पुनर्वशोषण कहलाता है। तीसरा आता है स्रावण। स्रावण क्या होता है तो अनावश्यक जल एवं व्यर्थ या हानिकारक पदार्थ स्रावी नलिका के तरल में से ही रह जाते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं मूत्र कहते हैं। और यह मूत्र संग्रह नलिका से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता रहता है जो समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगला आता है आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ये अगर देखें तो ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता रहता है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश में पौधे के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से CO2 व जल के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट के बनने की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को लेकर जो पौधे होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल के कारण ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन मुक्त करती है और ऑक्सीजन ही मनुष्य ग्रहण कर लेता है, साथ ही साथ ये भोजन के रूप में पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अब आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो यह 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला आता है प्रकाशीय अभिक्रिया।
तो प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह क्रिया निम्नलिखित दो पदों में पूरी होती है। पहली, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेगनम में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सक्रिय हो जाता है और अर्धयुक्त क्लोरोफिल द्वारा जल का प्रकाश अपघटन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और मुक्त हाइड्रोजन आयनन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में अपचयित करते हैं और ADP से ATP के निर्माण को फोटोफॉस्फोरिएशन कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा आपका आता है अप्रकाशीय अभिक्रिया या केल्विन चक्र। तो ये अप्रकाशीय अभिक्रिया या केल्विन चक्र क्या होती है? इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसकी खोज ब्लैकमैन ने की। इस आधार पर इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। समस्त क्रिया देखें तो रिबुलोस बाइफास्फेट की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होती है जिसे केल्विन चक्र कहते हैं और यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पहला, 5 कार्बन वाले यौगिक रिबुलोस बाइफास्फेट के साथ CO2 के 6 अणु मिलकर एक 6 कार्बन युक्त अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा, यह अस्थायी यौगिक शीघ्र अपचित होकर फास्फोग्लिसरिक यानी कि PGA अम्ल बना लेता है। तीसरा, PGA अणु अपचित होकर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि PGAL का निर्माण करते हैं। और चौथा देखें तो PGAL के 2 अणु मिलकर अपचयन के द्वारा शर्करा का निर्माण करते हैं तथा 10 अणु रिबुलोस बाइफास्फेट की पुनः उत्पत्ति करते हैं। अतः यह चक्र अभिक्रियाओं को चलाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। अब आपका अगर देखें तो यहाँ पे ये केल्विन चक्र है, इसको अगर बनाना होगा तो बना सकते हैं। वही जो प्रोसेस है यहाँ पे मैंने बताया कि हमारी कितनी प्रोसेस होती है, 4। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रोसेस है। तो इसका आप फिगर वहाँ पे बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। अगला आता है वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहलाता है। अगर देखें यानी कि इसके प्रकार, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी जो रंध्रों से वाष्प का उत्सर्जन होता है, यानी पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे रंध्र होते हैं और इनके द्वारा पादप कोशिकाओं के देखें तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। अगला आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे का भाग व पत्तियां उपत्वचा या फिर क्यूटिकल की परत द्वारा ढके होते हैं। इनसे भी वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है और इसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला आता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो वृक्षों के तनों व शाखाओं पर डाल में बीच बीच में छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं और इनमें भी कुछ जलवाष्प विसरित हो जाती है और इसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? तो इसका निम्नलिखित है। पहला है अतिरिक्त जल का निस्तारण। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधे में के शरीर से बाहर निकलता रहता है। दूसरा, खनिज लवणों की प्राप्ति। पौधों द्वारा जितना अधिक जल का अवशोषण होता है उतने ही अधिक खनिज लवण इनसे घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते हैं। तीसरा, जल का समान वितरण। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है, यानी कि एक ही वीडियो में आपको पूरा मैंने चैप्टर नोट्स के द्वारा कवर करा दिया होगा। जहाँ पर आपको ना समझ आया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये आपका नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, इसमें आप पूरा ये नोट्स आप बना सकते हैं एक ही वीडियो के द्वारा। और ये हमारा क्लास 10th
बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है लाइव प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 है जैव प्रक्रियाएं, लाइव प्रोसेस। ठीक है, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।